आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सामने आ गया है बम्पर मतदान, कौन जीतेगा मैदान। ये मिल्कीपुर का मैदान कौन जीतेगा, क्योंकि मिल्कीपुर में मतदान पूरा हो गया है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पिछली बार के मुकाबले 5% अधिक वोट पड़े, 65% वोटरों ने मतदान किया है। सोचिए इस बार ज्यादा मतदान हुआ है। मिल्कीपुर के उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन जी मीडिया के एआई एग्जिट पोल बताएगा कि मिल्कीपुर में कौन आगे, पता चल जाएगा। हमारा एआई एग्जिट पोल आ रहा है और वहां जनता किसको पसंद कर रही है। तो जी मीडिया पर मिल्कीपुर का एआई एग्जिट पोल, अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर कौन आगे है। मिल्कीपुर सीट के आई सर्वे में एसपी को झटका। पहले आप सर्वे देख लीजिए, ये एग्जिट पोल आ गया है और इस एग्जिट पोल में आप 52% कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है और एसपी 48% लोगों का भरोसा समाजवादी पार्टी पर। ये देखिए ये तस्वीर, तो बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा। हमारे एआई एग्जिट पोल में ये बात सामने निकल कर आई है। अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर कौन आगे, दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दे। ये हमारा जी मीडिया का जीनिया एआई सर्वे है और अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, तो यानी कमल खिल रहा है। अवधेश प्रसाद जो सांसद बने, आपको बता दें कि उनके बेटे चुनाव हारते हुए अभी नजर आ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल में और मजबूत बीजेपी नजर आ रही है। तो बम्पर मतदान, कौन जीतेगा मैदान, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं। हमारा जो एग्जिट पोल आया है, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, ये नजर आ रहा है हमारा जो एग्जिट पोल आया है। और 52% लोगों ने कहा कि बीजेपी जीत सकती है चुनाव और 48% समाजवादी पार्टी पर भरोसा, यानी आंकड़े कह रहे हैं। जी मीडिया का जो एग्जिट पोल कह रहा है उसमें मजबूत नजर आ रही है बीजेपी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। तो जी मीडिया पर मिल्कीपुर का एआई एग्जिट पोल, अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी जीतने की उम्मीद बन रही है ज्यादा। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी, एग्जिट पोल हमने आपको बता ही दिया कि क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि मतदान हो चुका है। पहला सवाल, कौन जीतेगा मिल्कीपुर की जंग, ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। दावे सुनना आप नेताओं का, वो बोलेंगे कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। क्या अयोध्या हार का बदला ले पाएगी बीजेपी? अगर ये जीत होती है तो क्या अयोध्या हार का बदला चुक जाएगा? जनादेश क्या 27 का संदेश होगा? मिल्कीपुर का जो जनादेश है वो क्या इशारा करेगा कि 2027 में कौन मजबूत होकर उभरने वाला है, समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी? तो यही तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। और आपको बता दें हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन तमाम मेहमानों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार मिल्कीपुर पर उनके क्या दावे हैं। हमारे साथ आपको बता दें अवधेश पांडे रहेंगे बीजेपी की तरफ से, धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, प्रवेश पांडे मिल्कीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। पहले प्रवेश का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ प्रवेश, मैं सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट आपसे जानना चाहूंगा। अभी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, मिल्कीपुर में कौन भारी लग रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मिल्कीपुर का जो चुनाव था आज उस पे विराम लगता हुआ नजर आया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और 5 बजे तक मतदान चला। यही नहीं, 5 बजे के जो मतदाता कर्मी थे, जो मतदाता थे, अगर वो बूथ तक पहुंचे हैं तो उनका भी जो है वोट डलवाया गया है। तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है वो इस बार का बढ़ा है। अगर पीछे की बात करें तो 2004 में इतना वोट मिल्कीपुर विधानसभा में पड़ा है। 2004 की बात करें, 2004 में 64% वोट पड़ा है, लेकिन इस बार 65% से ज्यादा
मतदान हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलने वाला है। लगातार पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। समाजवादी पार्टी जो है ट्विटर पर जो है लगातार जो है और एक्स पर जो है आरोप लगाकर जो है पोस्ट कर रही थी। वही प्रवेश अब लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कौन मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो देखिए दावे वादे सबके आरोप प्रत्यारोप सब ईवीएम में कैद हो चुके हैं। देखिए वही मैं बताने जा रहा हूं कि जो है अगर मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो शाम को जब मतदान पूरा हो गया, मतदान के बाद जो लोग बातचीत करते हुए नजर आए, उससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी की जीत यहां से सुनिश्चित होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी की प्रतिशत बढ़ा है और बीजेपी की जीत, हमारे सहयोगी प्रवेश पांडे बता रहे हैं कि जीत सुनिश्चित होती नजर आ रही है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी क्या मानते हैं आप? लग रहा है कि बीजेपी मजबूत है? क्योंकि हमारे जो सहयोगी है प्रवेश पांडे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित नजर आ रही है। हमारा जो एआई एग्जिट पोल आया वो भी यही कह रहा है। देखिए जो वोटिंग परसेंटेज आज निकल के आ रही है, इससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। हमें तो बस ये देखना होगा कि क्या कुदरती जैसा कोई चमत्कार होता है या एक नॉर्मल जीत के रूप में रहती है, जीत का मार्जिन क्या रहता है। दूसरी चीज आप देखिए, आज जीत की वजह से अवधेश जी ने दिन में हनुमान जी की पूजा करते हुए भी एक वीडियो डाला और वो अयोध्या के सांसद हैं लेकिन फिर भी आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। तो ये चीजों का परिवर्तन दिखाता है कि कैसे आप परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को बदलते हो जब आपको निर्णय अपने फेवर में आते दिखते हैं और जब निर्णय अपने फेवर में आते नहीं दिखते। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह देखना होगा कि 24 जून के चुनाव की जो विचारधारा थी वो चुनाव के बाद से हर जगह बदलती हुई प्रतीत हो रही है, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, यूपी का बाईपोल हो और दिल्ली के जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं। तो ये एक मंथन का विषय है कि क्या वो मुद्दे जो जून में बोले थे विपक्ष ने, अब जनता उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि हमसे झूठे वादे करे गए थे या ऐसे वादे करे गए थे जो पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं लौटता हूं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश पांडे बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। धर्मेंद्र जी साइकिल इस बार सर वहां नहीं चल रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी यही कह रहे हैं, हमारा जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल भी कह रहा है कि वहां बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है। लग रहा है कि सर साइकिल चल जाएगी? नहीं, देखिए वहां तो जनता ने मन बनाया था और वोट भी किया साइकिल को जिताने के लिए। लेकिन जिस तरह से आप देखिए सुबह से तमाम बूथों पर, सैकड़ों बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, गुंडे और प्रशासन के लोग उनके साथ मिलकर के बूथ कैप्चरिंग किया। समाजवादी पार्टी के एजेंटों को या तो बनने नहीं दिया या खदेड़ दिया बाहर। तमाम जगह एक बूथ संख्या 158 पर एसडीएम ने खुद निर्वाचन आयोग से शिकायत की, बूथ कैप्चरिंग की। एक यशो ने किस तरह से समाजवादी पार्टी को, उसका ऑडियो वायरल हुआ है, कितना विशेषणों से हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये भी भूल गया मर्यादा उसको कि किसी नेता को किस सम्मान से, और देश की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संसद एक माननीय सांसद सदस्य है, संसद में नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उनको किस गंदे शब्दों से नवाज रहा है। ये उसके बाद भी सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग अगर मौन है तो कहीं न कहीं लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़ा हो। चलिए अवधेश पांडे जल्दी से जवाब दीजिए। अवधेश पांडे जी जवाब दीजिए, अगर आपने गुंडाई की है, आपके लोगों ने गुंडागर्दी की है, मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि गुंडाई की बीजेपी वालों ने, प्रशासन मिला हुआ है और कहीं ना कहीं बूथ कैप्चर का काम किया है। देखिए पहली बात तो मैं ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है मिल्कीपुर के अंदर, मैं सभी सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर के किसी भी एक मतदाता की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी के एजेंट की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं हुई और कहीं भी एक बूथ पर रिपोल की भी शिकायत किसी भी राजनीतिक दल द्वारा नहीं की गई है। उल्टे समाजवादी पार्टी ने वहां पर गुंडाई करना शुरू से प्रारंभ किया। उनके प्रत्याशी के साथ उनके बाउंसर घूम करके जिस प्रकार से लोगों को कहते थे कि 5 मिनट में ठीक कर दूंगा, तो लोगों ने परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के लिए मतदान किया है। और जिस प्रकार से अयोध्या के तथाकथित राजा बनकर फैजाबाद के सांसद नौटंकी कर रहे थे, तो यहाँ की जनता ने अयोध्या के सम्मान से बदला लेने का काम किया है और वो जनाक्रोश ईवीएम पर दिखा है। और जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों के अंत में खलनायक ड्रामे करता है और सब प्रकार की अपनी सातिर चालें चलता है,
परंतु अंतिम में उनका उसके साम्राज्य का समापन होता है, वही मिल्कीपुर में होते हुए दिख रहा है। एक ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है। धर्मेंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि आपके ही जो उम्मीदवार थे वही, और एक वीडियो भी आया आपके उम्मीदवार का, वो कह रहे 5 सेकंड में आपको ठीक कर देंगे। नहीं देखिए, वो बिल्कुल ठीक, आपको वीडियो आया, हमने भी देखा है किस तरह से सैकड़ों बूथों पर अगर एजेंट भगाए जाएंगे तो इरिटेशन स्वाभाविक है। लेकिन इन्होंने जो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है, इसकी पोल जनता ने खोल दिया है। ये किस राष्ट्रवाद बात कर, रेन कोट के पहन करके नहाने वाले लोग दूसरों को उपदेश देते हैं, इनको शर्म नहीं आती। जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया इन्होंने, पुलिस वाले जाकर के ID कार्ड चेक कर रहे थे, थानेदार लोगों को वोट देने से रोक रहा था, इनके लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को बस्ता लगाने नहीं दे रहे थे, उनके एजेंटों को वहां अंदर नहीं जाने दे रहे थे, ये सबने देखा है। इसके जो कह रहे हैं शिकायत नहीं हुई, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत किया, जो बूथ पर थे उन्होंने शिकायत किया, हमने इलेक्शन कमीशन शिकायत किया, लगातार एक बूथ तक स्पेसिफिक निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने शिकायत किया। नहीं पांडे जी आप क्या दबंगई एक वीडियो भी सुन लीजिए, जिस तरह थानेदार हमारे कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के एक नेता को धमका रहा है, उसकी भाषा सुनिए। सुनिए। तुमको अरे वो आप एक शब्द छिपा नहीं सकते हो। कोई बात नहीं है। देख लीजिए, अभी इनकी भाषा सुन लीजिएगा। ये वहां पर ये सब पोस्ट है, निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों को। धर्मेंद्र जी रुकिए, अवधेश जी से जवाब ले लेता हूं मैं केवल ये कह रहा हूं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने देखा 11 बजे तक ठीक मतदान चल रहा था, और इनके प्रवक्ता कह सर वो चुनाव आयोग भी गए ना, वो चुनाव आयोग तक चले गए आपकी शिकायत करने। आज के बहाने ढूंढ रही है, और किस प्रकार से देखिए आप चला सकते हैं चैनल पे, मतलब इतनी गंदी भाषा है। करेंगे तो समाजवादी पार्टी अभी से बहाने ढूंढ रही है। एक ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, और समाजवादी पार्टी की जमानत नहीं बचेगी। इस प्रकार का जनाक्रोश लोगों को देखने को मिला। जिस प्रकार से प्रसाद जी को अखिलेश यादव जी ने अयोध्या का राजा घोषित किया, इसके विरोध में मतदान हुआ है। किस प्रकार से परिवार नहीं, अगर इसको आप अपनी जीत समझते हैं तो ऐसी जीत आपको मुबारक। वोट करवाने क्या जरूरत थी? चुनाव अधिकारी, निर्वाचन आयोग का कितना खर्चा? अरे आप एक रेगुलेशन पास करके मनोनीत कर लेते, सत्ता में है, बहुमत है। अगर डेमोक्रेसी का नाटक करने क्या जरूरत थी? मत से अगर जनता के वोट से आपको नहीं जीतना है, आम चुनाव में जनता ने आपको हरा दिया। आपके राष्ट्रवाद को, आपके फर्जी धर्म को, आपके फर्जी प्रभु श्री राम के नाम को बेचने को झटका दिया। प्रभु श्री राम ने तो अपने से जुड़े अयोध्या से लेके रामेश्वरम तक आपको हराने काम किया। पार्टी ने अपने हार देखते हुए बहाने बनाने का जो एक षड्यंत्र होता है, वो जो 8 तारीख के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, वही काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी तो बहाने का जवाब, आपके छदम राष्ट्रवाद का, आपके फर्जी धर्म का जवाब तो जो है। चले मैं लौट रहा हूं। अब प्रवेश पांडे भी हमारे साथ मिल्कीपुर से हमारे सहयोगी है, प्रवेश जुड़े हुए हैं। चलिए मैं एक बड़ा सवाल, मनीष अग्रवाल जी ठीक है, रुकिए पांडे जी रुकिए, अवधेश पांडे जी रुकिए, मैं आ रहा हूं। मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि जो चुनाव देखा गया, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, खुद अखिलेश यादव गए, डिंपल गई, और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं उन्होंने भी खूब आंसू बहाए। और जिस तरह अब जो नजर आ रहा है, तो उनका जो भावनात्मक कार्ड था वो इसका मतलब नहीं चलने वाला है फिर क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भावनात्मक कार्ड तब चलेगा जब कुछ दिन पहले एक रेप की घटना हुई थी, उस पर भी आंसू आना चाहिए थे। जब इलेक्शन के समय कोई घटना होती है तभी सिर्फ आंसू आएंगे। तो जनता समझदार है, सब समझती है। सांसद जी ने यह भी ऐलान करा है कि अगर मेरा पुत्र हार जाता है तो मैं अपनी सदस्यता का इस्तीफा दे दूंगा। अखिलेश यादव जी ने उन्हें अयोध्या का राजा कहा। देश का राजा, अयोध्या का राजा सिर्फ और सिर्फ राजा राम ही हो सकते हैं। जब आप इस तरीके का नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो जनता ये एनालाइज करती है कि हमने क्या करा, क्या नहीं करा। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन को, यूपी की सरकार को कुछ भी कह सकती है, लेकिन यही सरकार थी 22 में, यही इलेक्शन कमीशन था जब 47 से 115 सीटें हुई थी। यही सरकार थी, यही इलेक्शन कमीशन था। कई बार होता है, सत्ताधारी दल का एक दबाव तो होता ही है ना उपचुनाव के अंदर। 22 में भी जब चुनाव हुआ था, देखिए दबाव होता है तो क्या समाजवादी पार्टी भी यही करती थी जब उसके राज्य में उपचुनाव होता था। हमें देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास रखना पड़ेगा। अगर जनता का मताधिकार आपके पक्ष में नहीं आ रहा
तो आप उसको इलेक्शन कमिश्नर और संवैधानिक संस्थाओं का फेलियर नहीं कहेंगे। ये धर्मेंद्र जी से एक रिएक्शन। धर्मेंद्र जी, क्यों आपको ऐसा लगता है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन ने काम किया होगा? आपको याद होगा पहले के समय में इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध रहता था, कार्रवाइयां भी करता था। कई बार आपको देखिए कुंडा का इलेक्शन, प्रतापगढ़ का इलेक्शन, तमाम जगहों के इलेक्शन पूरा विधानसभा पोस्टपोन ऑफिसर्स में कार्रवाई हुई। आखिर जब शुरू से इलेक्शन कमीशन को दिया गया स्पेसिफिक, उनको चाहे बीएलओ से लेकर के ऑफिसर्स जो पोस्ट थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, सबका स्पेसिफिक नाम सहित दिया गया किस तरह से वहां पार्शियलिटी की जा रही है। उसके बाद तमाम वीडियोज भी आ रहे हैं धमकाते हुए। एक मैं आपको वीडियो सुनाऊं, प्रिजाइडिंग अफसर का कह रहा है कि जो पार्टी कार्यालय से निर्देश था 99% हमने पूरा कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और होते हुए दिखे भी? नैसर्गिक सिद्धांत है न्याय का कि न्याय हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है न्याय होते हुए दिखना चाहिए। मनीष अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं इस पर अवधेश जी से जवाब लगातार आप जो देखिए, मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा था कि जब अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इलेक्शन कराते थे तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता था? क्या ये लोग वही चीजें चाहते हैं? इनको सरकार की संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार आवाज नहीं उठानी चाहिए। ये लोग जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो उसी पुलिस की सुरक्षा में जाते हैं। जिस पुलिस का आज ये कह रहे हैं कि पुलिस वहां पे इन लोग का विरोध कर रही थी, उसी पुलिस की सुरक्षा में इन्होंने वहां जाके रैलियां करी होंगी। अब ये बीच में बोलते हैं, ये लोगों को अपने समय पे बोलने भी नहीं देते। लेकिन जब अखिलेश यादव जी अभी रैली करने गए थे तो इसी पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करी होगी। आप संवैधानिक संस्थाओं पे क्यों बार बार आवाज उठाते? जब आपकी जीत नहीं होगी तो क्या सिस्टम का फेलियर है? जब आप जीतेंगे तभी सिस्टम को आप अप्रूव करेंगे कि हाँ सिस्टम सही था। क्या और किसी को इस देश में जनाधार नहीं मिल सकता? यही भूल है इनकी जो 24 के बाद अब जनता करेक्ट कर रही है, तो इनको ठीक है। धर्मेंद्र जी जल्दी से रखिएगा, फिर मैं अवधेश जी जब रैली हो रही थी तब भी तमाम आपके पत्रकार साथियों ने दिखाया कि किस तरह से वहां उस रैली में लोग न जाए, इसका प्रयास प्रशासन ने किया। वहां के स्थानीय जनता उतरी, जनता अखिलेश जी को प्यार करती है, बुनियादी सवालों पर उनके साथ ही वोट देना चाहती थी, वोट दिया है। ईश्वर की कृपा होगी, अगर आपकी इतनी बेईमानी बात भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन दूसरी बात कह रहा हूं, आपके आइकॉन मुख्तार अंसारी का मॉडल हो सकता है, आपका अतीक अहमद का मॉडल हो सकता है, जो आप करके दिखाना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं था, अतीक ने किया, मुख्तार ने किया, तो वही आइकॉन, वही उन्हीं से प्रेरणा लेके आप लोग कर रहे हैं। आपके युग पुरुष वही लोग हैं। बार बार कैसे कुछ कहने को बचता ही नहीं, फिर इन्होंने मान लिया कि वो लोग ऐसा करते थे। अब पता नहीं, आप जानो ना, बता तो आप रहे हो, हमें तो नहीं मालूम है ना, हमारे साथ थे वो लोग। आप लोग तो मुख्तार अंसारी को, आपको याद होगा आपकी सरकार में मुख्तार अंसारी विधायक थे, याद है कि नहीं याद है? धर्मेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी वाले नहीं है। बीजेपी वाले तो अवधेश पांडे जी हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। अवधेश पांडे जी एक बहुत बड़ा सवाल, अवधेश पांडे जी एक बहुत बड़ा सवाल, और सवाल ये है क्या अगर आप, क्योंकि अभी देखिए समाजवादी पार्टी उम्मीद तो छोड़ ही नहीं रही है, उन्हें भरोसा है कि वो जीतेंगे, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं। लेकिन अवधेश पांडे जी अगर ये आप जीतते हैं तो क्या ये अयोध्या की हार का बदला हो जाएगा क्या? निश्चित रूप से लोगों के मन में गुस्सा था जो अखिलेश ने अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का राजा घोषित किया था। तो सब जानते हैं आगे स्वाभाविक रूप से सबके मन के राजा भगवान प्रभु श्री राम है, और इस बात का भी बदला था। और परिवारवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर लोगों की मुहर थी। और जिस प्रकार पूरे दिन आज समाजवादी पार्टी ने गुंडई की है, खंडासा के बब्बन तिवारी को आप पर आरोप लगा रहे कि आप गुंडई कर रहे हैं, ले जाकर के प्रयास किया है। संतोष सिंह जो समाजवादी पार्टी के भाजन के शिकार हुए, अजीत प्रसाद ने जिनको कहा कि 5 सेकंड के अंदर देख लूंगा, तो पूरे दिन जो समाजवादी पार्टी का जो वास्तविक चरित्र है, गुंडागर्दी करते हैं, रेपिस्टों की मदद करते हैं, माफियाओं के साथ, डकैतों के साथ एक खड़े होते हैं। और इसी तरह इन्होंने मिल्कीपुर के भी अंदर किया था। अवधेश प्रसाद जी मंत्री थे, अमानीगंज में एक ब्राह्मण बिटिया के साथ रेप और मर्डर हुआ था, उसका दाह संस्कार इन्होंने नहीं करने दिया था। जेसीबी से लाश गिरवा दी थी इन लोगों ने, उसका भी बदला अमानीगंज मिल्कीपुर के लोगों ने लिया है। रायपट्टी खंडासा के अंदर एक दुराचार के अंदर जिस प्रकार से सांसद रात में खदेड़े गए थे, उस अनुसूचित जात के साथ, बालिका के साथ जो दुराचार हुआ, उसका भी बदला लोगों ने लिया है। जो मोहित खान रेपिस्ट था मदरसा का, उसके साथ जो खड़े थे अवधेश प्रसाद, उसका भी बदला लोगों ने लिया है। लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं,
ठीक है धर्मेंद्र जी देखिए, अवधेश पांडे जी तो जीत को लेकर सुनिश्चित हैं और वो कह रहे हैं कि ये अयोध्या की हार का बदला है, क्योंकि आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया तो जनता ने वो बदला ले लिया। अगर ये हार होती है तो सर ना तो आपका पीडीएफ फॉर्मूला चल रहा है और ये 2027 के लिए भी शुभ संकेत नहीं है फिर समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए, लोकतंत्र में पहली बात तो लोकतंत्र में चुनाव में कोई हार या जीत एक दूसरे का बदला नहीं होती। ये कितनी गंदी और ओछी मानसिकता है जो लोकतंत्र में बदला लेने वाली बात दुश्मनी जैसी बात करते हैं। दूसरी बात, बुलडोजर का पेटेंट योगी आदित्यनाथ जी का पेटेंट है। अभी आपने देखा माघ मेला में किस तरह से लाशों को ढकने का काम किया, उसका ये पेटेंट इन्हीं पास है, अपने पास रखे। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, तमाम वीडियो, उसका जवाब नहीं। लेकिन मिल्कीपुर में क्या हुआ, मिल्कीपुर की चूंकि बात हो रही, मिल्कीपुर में आप सुनिए एक प्रिजाइडिंग अफसर का क्या बयान आ रहा है, ये आप बताइए, दिखाइए टारगेट। जिस प्रकार से महाकुंभ के आयोजन में आप लोगों ने अफवाह फैलाई है, महाकुंभ का नाम मत लीजिए, महाकुंभ का एक सवाल जवाब आप पास नहीं है। महाकुंभ में कितनी मौतें हुई, कितने लोग, आज 30 नाम नहीं, उसका तक नाम नहीं दे पाए आप। अरे बेशर्मी का आलम है कि महाकुंभ का तो नाम मत लीजिए, उस पवित्र ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं लौट रहा हूं। मनीष अग्रवाल जी एक रिएक्शन, एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मिल्कीपुर देखिए ये प्रतिष्ठा का सवाल था, ये नाक की लड़ाई थी और अवधेश पांडे जी भी कह रहे हैं कि ये अयोध्या का बदला है, जनता ने लिया। लेकिन यहाँ ये क्या आपको लग रहा है कि ये 2000 एक अच्छा संकेत होगा जो भी जीते? अभी देखिए नतीजे, लेकिन अभी ठीक है मजबूत स्थिति में बीजेपी है, लेकिन इसे 2027 के संकेत से जोड़ सकते हैं कि एक शुभ संकेत होगा किसी भी पार्टी के लिए? इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि 2024 के जून के चुनाव का नैरेटिव था वो अब कहां स्टैंड कर रहा है। क्या संविधान वाला मुद्दा स्टैंड कर रहा है, क्या आरक्षण वाला मुद्दा स्टैंड कर रहा है? क्योंकि जून के चुनाव के बाद से ये मुद्दे किसी भी चुनाव में नहीं चले। तो क्या पीडीए स्टैंड कर रहा है, क्या इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी थी वो स्टैंड कर रही है? ये लोग कहां चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, कहां अगेंस्ट में लड़ रहे हैं? जनता के पास ये सारा मैसेज जा रहा है कि ये लोग केंद्र की सत्ता के लिए इकट्ठा होकर आके चुनाव लड़ते हैं और जैसे ही केंद्र का चुनाव हारते हैं ये सिर्फ फिर अपने कोर एजेंडा पे वापस चले जाते हैं। भाजपा ने एक बदलाव 24 की हार के बाद जो करा है, जो यूपी में हुई थी या देश में जो उन्हें बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडा पे फिर से काम करना शुरू करा है, क्योंकि उन्हें यह मालूम पड़ गया कि जिस मूल मंत्र से पार्टी स्थापित हुई थी उसी मूल मंत्र से अगर वो जाएंगे तभी जनता उन्हें एक्सपेक्ट करती है। जनता उनमें एक छवि देखती है सनातन की, जनता उनमें एक छवि देखती है कि इन्होंने राम मंदिर के लिए काम करा। आप देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में क्या हुआ था, निरशंस कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, निहत्थे कार सेवकों पे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सत्ता के नजदीक रहे। परिस्थितियां बदलती रहती है, जनता का मैंडेट देने का तरीका बदलता रहता है। आपको अपने गोल पोस्ट नहीं चेंज करने होंगे। आप लोकसभा के चुनाव में कहते हो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जैसे ही वो चुनाव खत्म होता है तो आरक्षण और संविधान सही हो जाता है। समाजवादी पार्टी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के संग प्रचार करती है कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के साथ ये एक बड़ा सवाल धर्मेंद्र जी ये वोटर नहीं समझता है, वोटर ये नहीं समझेगा क्या? ठीक है, आपने लोकसभा में धर्मेंद्र सिंह आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आप ठीक ठाक सीटें जीते, कांग्रेस और बीजेपी धर्मेंद्र जी मिलकर लड़े तो जनता ने आपको देखिए अयोध्या जैसी सीट भी जिता दी। लेकिन ये एक मैसेज नहीं जाता है कि दिल्ली में आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, केजरीवाल के साथ हैं और यहां आप एक साथ लड़े। देखिए ये तो जब निर्णय होता है, इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव में बना था और हमारा साफ मानना था कि देश के लोकतंत्र को चलिए धर्मेंद्र जी आपका वीडियो नहीं आ रहा, हम लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। मैं एक और सवाल मनीष आ गया, हाँ जी रखिए बात, जी रखिए। संविधान विरोधी ये सरकार है, असंवैधानिक काम लगातार करती है, पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, आदि आबादी के हकों की हकमारी कर रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का समाधान नहीं कर पा रही है। जो उसने वादा किया था किसानों से, नौजवानों से, उसको महिलाओं से, उसको पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए हम लोगों ने तय किया था कि जिस राज्य में जो राज्य सरकार मजबूत होगी उसको हम वहां समर्थन करेंगे और देश के पैमाने पर हम सारे लोग मिलकर साथ लड़ेंगे। दिल्ली में चूंकि परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी का अच्छा रहा,
लगातार वो भाजपा को रोकती रही। हम दिल्ली ने हमको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बिना शर्त समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी ने, हम उनके साथ गए और खुल के गए, इसमें किसी कोई आपत्ति नहीं थी। तो धर्मेंद्र जी, एक आम जनता को तो मैसेज होगा ना, लेकिन नहीं, वो आम जनता को बता के गए, हम कोई चुपके से नहीं गए, हम अपने वोटर को आम जनता से समझ के गए। कांग्रेस, हमें उम्मीद थी कि सब लोग साथ लड़ेंगे, ठीक है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, वो स्वतंत्र दल है। धर्मेंद्र जी, अब आप चुनाव जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आप चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं, मिल्कीपुर भी जीतेंगे और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका उस सरकार में रहेगी बनाने में। ये तो ख्वाब है, आप बिहार मान रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी बम्पर जीतने जा रही है। देखिए, अब इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमारी कोई नीति नहीं है, पार्टी की सरकार को जो रोक दे उसके साथ हम खड़े हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति करते हैं इन्होंने स्वतः सिद्ध कर दिया। जहां तक मिल्कीपुर का सवाल है, तो मिल्कीपुर में एक रिकॉर्ड से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। और जिस प्रकार से इन्होंने नैरेटिव खड़ा किया था लोकसभा चुनाव के अंदर, खटाखट फटाफट संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, और ध्वस्त हो चुका है। और जो इनका पीडीए का फार्मूला था वो भी इनका ध्वस्त हो चुका है। अब जनता सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे के साथ खड़ी हो रही है और पूरी मजबूती के साथ पूरे देश के चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, सभी जात वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाया है। जिस प्रकार से मोदी योगी जी का शासन चल रहा है, उस शासन से लोग संतुष्ट है। और जब बीच बीच में कोई मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में भी उन नीतियों पर मुहर भी लग जाती है। और मिल्कीपुर का जो चुनाव है, इसका जो संदेश है, इसका व्यापक असर होगा और देश नहीं पूरी दुनिया जो है इसके परिणामों का। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल। धर्मेंद्र जी देखिए, जो आपका पीडीए का फॉर्मूला था, अगर आप ये चुनाव हाथ से निकलता है तो पीडीए का फॉर्मूला फेल माना जाएगा, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, क्योंकि जो पिछले उपचुनाव हुए उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली, कुंद्रक की जैसी महत्वपूर्ण सीट तक आप हार गए। नहीं, जो ये उपचुनाव है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसका असर आगे चुनाव में होगा, लेकिन किस तरह होगा। जो सरकार जिसको कह रहे हैं कि बहुत जनता खुश है, नौजवान अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, महिलाएं महंगाई, जो सिलेंडर के दाम को 300 रुपए से घटाने की बात कर रहे थे, आज 1100 हो गया, उस पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जिस किसान की आय दोगुनी करने की बात करते थे, अभी किसी बजट में उसका नामो निशान तक गायब हो गया। जिस महिलाओं को अभी 2022 के चुनाव में स्कूटी जिन बच्चियों को देने की बात कर रहे थे, उसका नाम भूल गए। गन्ना किसानों में 14 दिन भुगतान देने की बात कर रहे थे, वो भूल गए। कुछ आवारा पशुओं से जो छुट्टा जानवर, उससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, एजेंडे में था, वो भी भूल गए। सवाल यह है, मां गंगा के साथ जो इन्होंने किया, सबने देखा। जो महाकुंभ में 100 करोड़ की बात करने वालों ने, उनके वहां क्या हुआ वो तो आज विषय नहीं है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। सवाल है, चारों तरफ जनता त्रस्त है, फिर भी एक शेर है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल काफी है, गालिब एक। तो अगर उपचुनाव में जो इन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीका, असंवैधानिक तरीका, बूथ कैप्चरिंग, आम जनता को अपने इच्छा से मत न देने का जो ये लेकर के सगल आए हैं, इसका जवाब चूंकि उपचुनाव में ठीक है आप कर ले गए, लेकिन आम चुनाव में जरूर मिलेगा। जनता उसी हिसाब से मन बनाएगी कि जहां हम वोट देने जा रहे थे, हम इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की बटन दबाने जा रहे थे, अगर हमको वोट देने नहीं दिया गया, या हमने समाजवादी पार्टी की बटन दबाई कुछ और हो गया, या हमको घरों से नहीं निकलने दिया, तो सारा गुस्सा एक साथ आने वाले आम चुनाव में निकलता है। 24 में जो बुनियादी धर्मेंद्र जी देखिए, आप ये एक बड़ी बात है ना, अब देखिए उपचुनाव, अब आप बहाने बता रहे हैं, फिर अगर आप वहां अगर आपको इतनी सीटें नहीं मिलती तो ईवीएम में खराबी बताते। नहीं, मैं देखिए ईवीएम की बात पर नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं कह रहा हूं जिस तरह से लोग, आपने देखिए कुंडरकी का नाम लिया था अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, और कुछ सीटों का नाम लिया था, वहां क्या हुआ, किस तरह से वोटर को रोका गया। 100 से 150 वीडियो पब्लिक डोमेन में है, आप लोग पास भी, निर्वाचन आयोग के पास भी। यही तो मैं कहता हूं, निर्वाचन आयोग या तो न्याय करता नहीं, या न्याय करते हुए दिखना नहीं चाहता, या भारतीय जनता पार्टी के नाम आते बैकफुट पे आ जाता है। वही कमोबेश तमाम। देखिए ठीक है, आप अपने को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तर्क ले आएंगे, लेकिन सच क्या है, ग्राउंड पे सच क्या है, वो आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी के साथी को मालूम है। इतने दिनों से अगर काम किए होते योगी आदित्यनाथ जी, जनता खुश होती तो यहीं से अपील कर देते, वहां जाने की जरूरत न पड़ती, वहां 100 विधायक और 2 दर्जन मंत्री लगाने की जरूरत न पड़ती, 8 बार 10 बार मुख्यमंत्री जी जाने की जरूरत न पड़ती। ये तो हार और जनता नाराज इस बात। चलिए मैं ठीक है धर्मेंद्र, आखिरी पड़ाव पर चर्चा के। मनीष अग्रवाल, एक वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या संकेत, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज एक अच्छा हुआ
और अच्छा होता है तो या तो नाराजगी होती है, यही माना जाता है। इस अभी ठीक है, अभी देखिए उनके भी दावे हैं कि हम जीत रहे हैं, इनके भी दावे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा करता है? पहला इशारा तो वोटिंग परसेंटेज ये करता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियों ने वोटर को बाहर निकालने की भरसक कोशिश करी है, चाहे वो किसी के भी फेवर में आया हो। जनतंत्र का सम्मान करा है और वोटर जो है बहुत अच्छे से निकल के आया है। वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग करा है और जो भी निर्णय होगा वो डिसाइसिव होगा। दोनों पार्टियों को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियों को यह भी एनालाइज करना चाहिए कि अगर राम मंदिर बनने के बाद भी जनता बीजेपी को वहां पे हार दे सकती है, तो फिर समाजवादी पार्टी को वहां हारने में कितना समय लगेगा। मूल मंत्र था बीजेपी की स्थापना के समय से, यह मंत्र था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, उसका भव्य निर्माण हुआ, उसकी स्थापना हुई और उसके बाद भी अगर बीजेपी वो सीट हार सकती है, तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करी गई थी संविधान आरक्षण, अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 10 चीजें गिनाई। अब संविधान और आरक्षण की बात नहीं होती क्योंकि वो नैरेटिव फेल होता सा प्रतीत हो रहा है। तो ये चुनाव ये तय करेगा कि 27 में राजनीतिक पार्टियां किस आधार पे यूपी की जनता मनीष जी, एक मैसेज भी तो जाएगा ना, एक मैसेज भी जाएगा। एक जो नारा देते हैं सीएम योगी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो एक मैसेज जाएगा कि अगर बीजेपी मिल्कीपुर जैसी विधानसभा में जातियों को गोलबंदी में सफल होती है, जीतती है, तो एक जातियों को कहीं ना कहीं गोलबंदी की है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये मैसेज तो कुदरती से जा चुका है ना कि उस सीट पे जहां 65% मुस्लिम मतदाता है, बीजेपी, अरे किसी ने वोट तो डाला, आप कह रहे हो वोट नहीं डालने दिया गया। जब 65% वो है और उसके बाद बीजेपी वहां पे जमानत जब्त करा देती है, वो तो एक केस स्टडी है। यही नैरेटिव तो चेंज। चलिए अब देखना कि नैरेटिव क्या हुआ है सेट और क्या होगा, क्योंकि ये नतीजे 8 तारीख को आएंगे। और अभी जो हमारे एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी अभी मजबूत लग रही है। अवधेश पांडे जी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी अपने पर भरोसा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में हम चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। बम्पर मतदान, कौन जीतेगा मैदान, 8 तारीख को ये पता चलेगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।